उसके पहले यूरोप में डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र उनके यहाँ लगभग 600 साल पहले आया। ये जो डेमोक्रेसी है, इसको जब लाया गया तो इसके बारे में सबसे ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं यूरोप में, और वो ये बताती हैं कि डेमोक्रेसी निकला कहाँ से। तो वो कहते हैं डाइनिंग टेबल से। और यहाँ पर अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होगा तो उसको ये पढ़ाया जाता है भारत में। इस पर सवाल पूछे जाते हैं, 100 नंबर का प्रश्न पत्र आता है, उसमें 20 नंबर का सवाल होता है कि यूरोप का प्रजातंत्र कहाँ से निकला, विस्तार से वर्णन करिए। 20 नंबर का सवाल है BA और MA में। तो उसका उत्तर यह है कि यूरोप का प्रजातंत्र डाइनिंग टेबल से निकला, खाने की मेज से प्रजातंत्र की शुरुआत हुई है। ये सारे फिलोसोफर्स और हिस्टोरियंस इसको मानते हैं। अब खाने की मेज तो निजी जीवन का हिस्सा है, प्राइवेट लाइफ का हिस्सा है, लेकिन डेमोक्रेसी पब्लिक लाइफ का हिस्सा है। तो निजी जीवन में जो आप डाइनिंग टेबल पर करते हैं वो सार्वजनिक जीवन में करने लगे तो उसी को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं। दुर्भाग्य से हमने इसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बिना सोचे समझे स्वीकार किया। गांधी जी इसके बहुत खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी को मानने वालों ने गांधी जी की बात मानी नहीं। गांधी जी कहते थे कि अंग्रेजों को विदा किया है तो इनकी अंग्रेजियत को भी विदा कर दो साथ में। इस अंग्रेजियत से हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। हमने अंग्रेजों को विदा कर दिया, लेकिन उनकी अंग्रेजियत को संभाल के रख लिया, और उसमें सबसे बड़ी अंग्रेजियत है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र, जो यूरोप में निकला है डाइनिंग टेबल से। ये एक छोटी सी बात है कि डाइनिंग टेबल से डेमोक्रेसी निकली है। इसको समझने में मुझे 2-3 साल लगे, और अब बिल्कुल साफ चित्र मुझे दिखाई देता है। मेरे व्याख्यान के बीच में ये आएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये संसदीय लोकतंत्र बना कैसे है और आगे बढ़ा कैसे है। मैं शुरू करता हूँ यूरोप के निजी जीवन से, जिसको आप एक बार झांक लें तो उनका सार्वजनिक जीवन आपको समझ में आए। यूरोप के निजी जीवन में शुरू करूँ उसके पहले यूरोप की थोड़ा भौगोलिक परिस्थिति के बारे में 2 मिनट आपको बता दूँ। वैसे तो आप में से कई लोगों ने यूरोप का प्रवास किया होगा, उसकी भौगोलिक परिस्थिति का अंदाजा आपको होगा, लेकिन एक बार आपको फिर से याद आ जाए इस दृष्टि से 2-3 मिनट में कुछ कहता हूँ। यूरोप दुनिया का एक ऐसा खंड है जहां साल में 9 महीने सूर्य नहीं निकलता। यह उनकी भौगोलिक स्थिति है। साल में 365 दिन होते हैं और लगभग 300 दिन उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। यूरोप दुनिया का एक ऐसा खंड है जहां पर न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, न्यूनतम तापमान, और अधिकतम तापमान +20, 22, 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, तापमान का जो अंतर है, ऋणात्मक 40 से धनात्मक 20 तक, माने 60 डिग्री का अंतर है। इसकी जरा कल्पना करें। इसका मतलब क्या है? अगर ऋणात्मक 40 डिग्री तापमान होगा तो वहां वातावरण में बर्फ ही बर्फ गिरेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब 4 डिग्री के नीचे तापमान जाना शुरू होता है तो पानी बर्फ बनना शुरू होता है। झीलों में, नदियों में, तालाबों में, सब जगह पानी बर्फ हो जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा चुरू का तापमान 0 डिग्री आ जाता है राजस्थान में, तो आसपास की सब नदियां जम जाती हैं, बर्फ ही बर्फ। अगर 0 डिग्री तापमान में चुरू और आसपास के तालाबों में बर्फ जम जाती है तो ऋणात्मक 40 डिग्री में यूरोप में क्या होता होगा? कल्पना करो। पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं होती है, सारा पानी बर्फ के रूप में जमा रहता है। नलों में भी पानी नहीं आता है, पानी की जगह बर्फ ही बर्फ रहती है। सड़कों पर बर्फ गिरती है, मैदानों में बर्फ गिरती है, और बर्फ ऐसे गिरती है जैसे हमारे यहाँ रिमझिम बारिश होती है, ऐसे ही बर्फ गिरती है। रात रात भर बर्फ गिरती है, दिन दिन भर बर्फ गिरती है, कभी कभी 10 दिन लगातार बर्फ गिरती है, 15 दिन लगातार बर्फ गिरती है। बर्फ गिरते गिरते 10 फीट ऊंची हो जाती है। तो वहाँ की सरकारों के पास एक ही सबसे बड़ा काम है कि बड़े बड़े बुलडोजर लाना और उस बर्फ को तोड़कर सड़कों को साफ कराना। ये उनका सबसे बड़ा काम। यूरोप में जो परिवार होते हैं, उनमें जो घर बनाए जाते हैं, सामान्य रूप से सभी घरों में 2 दरवाजे लगाए जाते हैं। एक दरवाजा तो सड़क पे खुलता है, दूसरा छत पे खुलता है। ये छत वाला दरवाजा तब इस्तेमाल किया